थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। सो हाय, दिस इज कीर्ति एंड वेलकम टू टिकर बाय फिनोलॉजी। आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ क्वेश्चंस से करने वाली हूँ जो मैं अपने कॉलीग से पूछने वाली हूँ। सो लेट्स गो। अगर तुझे शोरूम से कोई कार खरीदनी हो तो कौन सा ऐसा फीचर है जो सबसे इम्पोर्टेंट है तेरे लिए? क्यों, तो मुझे दिला रही है क्या? मैं माइलेज देखूंगी और सेफ्टी देखूंगी, ये दोनों मेरी प्रायोरिटीज है। I'll go for a look. लैम्बोर्गिनी और मर्सिडीज जैसी कार होगी तो मैं क्या ही कुछ और देखूं। इसको कोई लेके जाए यार। पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ गया है कि ईवी हो तो अच्छा है, या तो फिर पेट्रोल वाली गाड़ी हो तो माइलेज अच्छा होना चाहिए। तो हम सब ने ये सारे आंसर्स सुने जो मेरे कॉलीग्स ने अभी बताए। मैं ये जानती हूँ कि जो आंसर्स मेरे कॉलीग्स ने दिए हैं उसके मैक्सिमम आंसर्स आपके मन में जो आंसर आ रहे होंगे उससे मैच कर रहे होंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी इससे भी अपोजिट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ जो शायद आपको नहीं पता है। आप जानते हैं इंडिया में अगर 10 कार बिकती है ना तो उन 10 कारों में से 8 कार मारुति सुजुकी की होती है। और इससे भी हैरानी की बात यह है कि अभी जो है मेरे कॉलीग्स इतना आंसर्स दे के गए हैं इसमें से एक भी फीचर मारुति सुजुकी में नहीं है, और अगर है भी तो बहुत ही चीप क्वालिटी का होता है। तो आखिर कौन है ये 10 में से 8 लोग जो मारुति सुजुकी की कार को खरीद रहे हैं? क्योंकि अगर हम मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर देखें इंडिया में तो वो 42% है, जिससे कि वो मार्केट लीडर बन जाते हैं। इजंट इट अ स्ट्रेंज थिंग? क्या मारुति सुजुकी सच में बहुत अच्छा माइलेज प्रोवाइड करती है, या फिर उसकी सेफ्टी सच में बहुत अच्छी है, या फिर वो बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है? वेल मारुति सुजुकी की सक्सेस के ये सारे रीजंस हो ना हो, लेकिन मारुति सुजुकी के कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उन्हें इंडिया की सबसे सक्सेसफुल ब्रांड बनाती है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मारुति सुजुकी की हिस्ट्री के बारे में, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके रेवेन्यू मॉडल के बारे में, एंड उन सारी ही चीज़ों के बारे में जो मारुति सुजुकी को एक एज प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने लीडर बन के आ सके, और कैसे इंडिया में वो इतने टाइम से इतनी फेमस ब्रांड चल रही है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल के फीचर्स तो बहुत अच्छे से जानते हैं और आप मुझे भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से बेल आइकन भी हिट कर दो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे आ जाए। तो मारुति सुजुकी की सक्सेस स्टोरी को अनफोल्ड करने से पहले चलिए थोड़ा उसके पास्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कार कंपनीज की एंट्री इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गई थी, यानी कि 1942 के टाइम पे, और उस टाइम पे सिर्फ 3 ही कंपनीज इस सेगमेंट में एग्जिस्ट करती थी, और वो थी हिंदुस्तान मोटर्स, प्रीमियर और महिंद्रा एंड महिंद्रा। लेकिन इन तीनों कंपनीज के साथ प्रॉब्लम ये थी कि ये जो भी कार मैन्युफैक्चर करते थे वो थोड़ा प्रीमियम क्लास का होता था, और क्योंकि उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंस के वर्ज में था और गरीबी ज़्यादा थी तो लोग इन कार्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में एक आइडिया आया, तो उन्होंने 1982 में मारुति उद्योग लिमिटेड करके एक कंपनी को एस्टैब्लिश किया विद द मोटिव टू प्रोड्यूस अफोर्डेबल कार रेंज। और बाद में 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे एक जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ मर्ज कर दिया, और तब से ये कहलाने लगी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। और 2000s तक मारुति सुजुकी ने कई सारे अफोर्डेबल कार्स को इंडिया में लॉन्च किया, और वो कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हुए ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि जेन, ओमनी, मारुति 800, एस्टीम, वैगनार एक्सेट्रा, इन सारी ही कार्स की पॉपुलैरिटी इंडिया में बहुत ज़्यादा थी। लेकिन उस टाइम पे इंडिया में कई सारे फॉरेन कंपनीज भी एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, तो किसी भी डेवलपिंग नेशन में किसी भी चीज़ की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो फॉरेन कंपनीज भी यही सोच के इंडिया में एंटर कर दिए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो ज़्यादा टाइम तक इंडिया में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो ये क्यों नहीं सस्टेन कर पाएंगे ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन 2000s में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर अराउंड 60 to 65% था, जो कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है, और यही उन्हें मार्केट लीडर भी बनाता है। तो हमें इस कंपनी की हिस्ट्री तो समझ आ गई जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। लेकिन रुकिए,
अगर आप ऐसे ही और भी बहुत सारी कंपनीज के एनालिसिस के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कंपनी एनालिसिस कैसे करना चाहिए, तो आप क्वेस्ट बाय फिनोलॉजी पे जाके हमारे बिजनेस एनालिसिस वाले कोर्सेज को जाकर ज़रूर पढ़ सकते हैं, जैसे कि होटल बिजनेस कैसे वर्क करता है, QSR इंडस्ट्रीज़ के बारे में जान सकते हैं एंड सो ऑन। इवन आप इन सारे ही कोर्सेज को कंप्लीट करके क्वेस्ट सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा सर्टिफिकेशन चाहते हैं जो आपके CV में एक बोनस पॉइंट ऐड करे, तो आप क्वेस्ट पे BSc इंस्टीट्यूट सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड म्यूचुअल फंड के कोर्सेज आते हैं। और ये कोर्सेज सिर्फ आपको सर्टिफिकेशंस ही नहीं बल्कि आपकी कंपनी एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस के नॉलेज को भी बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। ये सारे ही कोर्सेज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक देम आउट। तो वापस आते हैं मारुति के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो मारुति का बिजनेस मॉडल 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज अदर एक्टिविटीज। तो प्राइमरी एक्टिविटी में दे डू परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स। वहीं अदर एक्टिविटीज में दे डू थेफ्ट मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग एंड सर्विसिंग एक्टिविटीज। और ये दोनों ही कैटेगरी से उन्हें मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट भी होता है। इंडिया में ना मोस्ट ऑफ द ऑटोमोबाइल कंपनी इसी तरीके से वर्क करती है। तो मारुति सुजुकी के पास ऐसा क्या है जो उसके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं है, या फिर ऐसा क्या मारुति सुजुकी कर रहा है जो उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं कर पा रहे हैं? तो चलिए यहाँ पे हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहला ये आता है कि मारुति सुजुकी कैसे फॉरेन ब्रांड्स को compete कर रहा है और उनसे आगे निकल जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग इज मारुति कैसे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से बचते हुए अपने आप को मार्केट लीडर बना चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि मारुति कैसे फॉरेन ब्रांड्स के साथ compete कर रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि वर्ल्ड की हर कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस ओपन करना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया एक ग्रोइंग नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, तो यहाँ पे हर चीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। ये जो सारी फॉरेन फ्रंट कंपनीज है ना, जैसे कि स्कोडा, वोक्सवैगन, फोर्ड, निसान एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज जब इंडिया में आई थी अपने ऑपरेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए, तब इन्होंने ये सोचा था कि इन्हें बहुत फायदा मिलेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ऐसा रियलिटी में कुछ हुआ नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया का अगर हम पिछले कुछ साल का कार परचेजिंग ग्रोथ देखें तो वो उतना कोई ज़्यादा खास नहीं है। जितनी कारें आज से 2012-13 में बिकती थी, उससे 4-5% ज़्यादा ही कारें आज की डेट में बिकती है। एंड इवन कोविड के बाद से तो इस चीज़ में और ज़्यादा डिक्लाइन आया है। तो स्लो ग्रोथ इज़ वन ऑफ द रीज़न कि फॉरेन कंपनीज के ऊपर इंडियन कंपनीज को एक एज मिला हुआ है, जैसे कि टाटा को, महिंद्रा को एंड मारुति को। अब नेक्स्ट बेनिफिट जो फॉरेन कंपनीज के ऊपर इंडियन कंपनीज को मिलता है वो है इंडिया का टैक्सेशन बेनिफिट की वजह से। अब इस चीज़ को ना ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से मारुति का मास्टर प्लान भी निकल के आता है। इवन सिर्फ मारुति ही नहीं, इंडिया की और भी कंपनीज जैसे कि टाटा, महिंद्रा, ह्यूंडई, ये सारी ही कंपनीज को फॉरेन कंपनीज के ऊपर एक एज मिला हुआ है इंडिया के टैक्सेशन लॉ की वजह से। तो चलिए इस टैक्सेशन लॉ को समझते हैं। तो इंडिया में अगर आप कार की सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इस पर 3 तरीके से टैक्सेशन लागू होता है, जो कि कैटेगरी स्पेसिफिक होता है। तो अगर कोई पेट्रोल कार है जिसका इंजन 1200 सीसी से कम है और अगर कार की लंबाई 4 मीटर से कम है, तो गवर्नमेंट उसे एक स्मॉल साइज कार डिपिक्ट करती है। तो ऐसे कार पे गवर्नमेंट 28% GST और 1% सेस लगाती है, यानी कि टोटल 29% का टैक्स लगता है। तो अगर कल को फॉर एग्जांपल आप एक 3 लाख की कार लेने जाते हैं जिसका 1200 सीसी से कम का इंजन है और वो 4 मीटर से कम की है, तो फिर आपको 3 लाख की कार 3,87,000 के आसपास पड़ेगी। अब अगर बात करें दूसरी कैटेगरी की, जिसमें अगर कोई कार का इंजन 1200 सीसी से कम तो है लेकिन उसकी लंबाई 4 मीटर से ज़्यादा है, तो इस केस में गवर्नमेंट ऐसी कारों को स्मॉल साइज कार की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेगी और इसके ऊपर 43% का टैक्सेशन लगेगा। यानी कि अगर आप कोई इस कैटेगरी की कार लेने जाते हैं जो 3 लाख रुपए की है, तो वो आपको एक्चुअल में टैक्सेस मिला के पड़ेगी 4,29,000 की। वहीं अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में, जिसका इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा का है, चाहे लंबाई कितनी भी हो, लेकिन अगर इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा का है तो उसके ऊपर 50% तक का टैक्सेशन लगेगा। यानी कि एक 3 लाख की इस कैटेगरी की कार आपको पड़ेगी 4,50,000 रुपीज़ की। तो इन्हीं टैक्सेशन से बचने के लिए जो इंडिया की फ्रंट फेसिंग कंपनीज थी, जैसे कि ह्यूंडई, टाटा, महिंद्रा, वो सारे ऐसे कार्स को मैन्युफैक्चर करते थे जिसका इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा का ना हो और जिसकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा ना हो, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स ना लगे और उनकी कार के प्राइसेस अफोर्डेबल ही रहे। वहीं अगर हम फॉरेन फ्रंट फेसिंग कंपनीज की बात करें, जैसे कि फोर्ड या फिर स्कोडा, उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी जो प्रीमियम ब्रांड्स जो फॉरेन में बहुत ज़्यादा चलते हैं वो इंडिया में भी चलेंगे और लोग इसे परचेज करेंगे और
और उनकी ग्रोथ बढ़ेगी, और इवन इसी के चलते इंडिया में भी कार परचेजिंग की ग्रोथ बढ़ेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ उसका कुछ उल्टा ही। क्योंकि अगर हम बात करें टैक्सेशन लॉ की, जो हमने पहले भी बात की थी, तो क्योंकि स्कोडा, फोर्ड, ये सारी कंपनीज के कार्स जो होते हैं वो बहुत प्रीमियम ब्रांड के होते हैं, तो जनरली उनका या तो इंजन 1200 सीसी से ज़्यादा का होता है या फिर उनकी लेंथ 4 मीटर से ज़्यादा की होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर हैवी टैक्सेशन लगता है। और कंपैरेटिवली उनके कार के प्राइसेस इंडिया के कार के प्राइसेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हो जाते थे। और अगर इस चीज़ को वो क्योर करना भी चाहे, इसके लिए उन्हें इंडिया में आके अपनी फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश करना होगा, यहाँ पे फिर से नए सिरे से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी होगी, R&D करना होगा, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा और बिल्कुल भी वायबल नहीं होगा। और बस क्या, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए मारुति सुजुकी ने अपने बिजनेस मॉडल को कुछ इस तरीके से इस्टेब्लिश किया कि उनके पास 2 मोड्स आ चुके हैं। सबसे पहला इकोनॉमीज ऑफ स्केल और दूसरा है इंडियन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मारुति ऐसे स्मॉल साइज कार को इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करती है कि उनका सेल्स वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो प्राइजेस को कंट्रोल भी कर पाती है और उनकी कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली कम होती है। और उनकी प्रोडक्ट वैरायटी भी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कि हर इनकम कैटेगरी के लोग उनके प्रोडक्ट्स को अफोर्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका इंडिया में मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है, जो है 42%, एंड फॉलोड बाय Hyundai विद 16% मार्केट शेयर। बट अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, और पिछले कुछ सालों में ये मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन भी हुआ है। तो चलिए ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ SIAM, मारुति सुजुकी ने 2020-21 में अगर हम टाटा, Hyundai और महिंद्रा इन तीनों की सेल्स को कंबाइन भी कर देना तो इतनी सेल्स अकेले मारुति सुजुकी ने की है, दैट इज़ नियरली 1.3 मिलियन यूनिट्स इन अ ईयर। तो फिर आखिर मार्केट शेयर डिक्लाइन कैसे हुआ है? तो इसका एक मेजर और एक माइनर रीज़न है। तो चलिए सबसे पहले माइनर रीज़न डिस्कस कर लेते हैं, वो है शॉर्टेज इन सेमीकंडक्टर्स वर्ल्ड वाइड। अभी हमने कुछ टाइम पहले ही ये न्यूज़ सुनी थी कि वर्ल्ड वाइड सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज हो चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ऑटोमोबाइल कंपनी सफ़र कर रही है, एंड मारुति सुजुकी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इस वजह से हैम्पर हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कोविड की वजह से भी हुआ होगा, तो जी हाँ, बिल्कुल कोविड के कारण भी कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ा है, लेकिन अगर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। क्योंकि अगर हम इनका नेट प्रॉफिट डायरेक्ट कॉम्पिटिटर महिंद्रा के साथ कंपेयर करें तो मारुति सुजुकी का नेट प्रॉफिट फिर भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। अब दूसरा मेजर रीज़न जिसकी वजह से मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, वो है इंक्रीज इन डिमांड ऑफ SUV मॉडल्स, जिसको अडॉप्ट करने में मारुति सुजुकी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह चुका है, जबकि उनकी कॉम्पिटिटर्स जैसे कि Hyundai और टाटा ने ऑलरेडी अपनी जगह इस्टेब्लिश कर ली है। इंडिया में SUV मार्केट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक रहा है। इवन मारुति की गई रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि अगर इंडिया में कोई भी कार की सेल्स हो रही है तो उसमें से 39% की कार सेल्स SUV की हो रही है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये नंबर्स 50% तक जा सकते हैं। यानी कि अगर कल को कोई भी 2 कारें बिकती है तो उसमें से एक कार SUV मॉडल की होने वाली है। और करंटली इंडिया में 43 SUV मॉडल्स हैं, जिसमें से सिर्फ मारुति सुजुकी की 2 ही मॉडल्स हैं, और बाकी सारे ही मॉडल्स उनके कॉम्पिटिटर्स को बिलोंग करते हैं, जैसे कि Hyundai क्रेटा, टाटा हैरियर, MG हेक्टर, किया सेल्टॉस। और ये सारे ही कार्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि लोग मारुति सुजुकी के कोई भी SUV मॉडल को प्रेफर नहीं करना चाहते हैं। और मारुति ने सिर्फ SUV के ट्रेंड को पीछे नहीं छोड़ा है, मारुति EV की रेस में भी काफ़ी पीछे जा चुका है। वहीं उनके कॉम्पिटिटर टाटा ने मार्केट में पूरा इकोसिस्टम बना रखा है EV के लिए, और वहीं मारुति का इस चीज़ पर यह कहना है कि उनको ऐसा लग रहा है कि EVs को इंडिया में अडॉप्ट करने के लिए अभी भी 3-4 साल लगेंगे, और इसी अकॉर्डिंग उनका पहला EV प्रोजेक्ट 2025 में आने वाला है। तो आपको क्या लगता है, EV और SUV ट्रेंड को पीछे छोड़ देने के बाद क्या मारुति सुजुकी मार्केट में अपने मार्केट शेयर को सस्टेन कर पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।